नमस्कार, मैं डॉक्टर महिपाल सिंह गुर्जर, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, इसके उपाय क्या हैं, कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और इसमें जो सर्जरी होती है घुटने की उससे कैसे बचा जा सकता है। तो जैसा कि आपने आमतौर पे देखा होगा, लोगों के घुटने पे जो सूजन आ जाती है, तो एक सूजन का बहुत महत्वपूर्ण कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे आगे, लेकिन आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं मैं। इसको आमतौर से घुटने का घिसारा या घुटने का घिसना भी कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे घुटने का घिसना हो जाता है। और ये 60 से 70 से अधिक से जो उम्र वाले लोग होते हैं उनमें ये महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आजकल के दौर में यह कम उम्र वाले लोगों में भी पाई जाती है और हम इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करते हैं आगे स्लाइडों में। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो हड्डी की सतह होती है वो एक तो सख्त हो जाती है और साथ में चपटी हो जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, ये तो नॉर्मल जॉइंट है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से अफेक्टेड जॉइंट है। अब आप नॉर्मल जॉइंट में देख रहे होंगे एक मेंटेन्ड गैप है। क्या है? एक मेंटेन गैप है। जबकि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से अफेक्टेड जो जॉइंट है ये देख सकते हो, ये थोड़ा फ्लैटेड है, चपटा है और इनका जो गैप है वो रिड्यूस हो चुका है। तो यही ऑस्टियोआर्थराइटिस की सबसे बड़ी पहचान होती है। और हमने कई बार सुना होगा ये आम जिंदगी में कि कोई वृद्ध आदमी है, उनके पैरों में दर्द हो रहा है और हम उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया, तो वो ऐसे बोलते हैं डॉक्टर ने ऐसे कहा है कि घुटनों में गैप आ गए। एक्चुअली वो टर्म गलत है, वो गैप आता नहीं है, गैप रिड्यूस हो जाता है। अब हम इसके बारे में यह समझेंगे कि ये किस वजह से होता है और हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और क्लियर इमेज दिखा देता हूं। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख रहे हो, ये तो नॉर्मल नी जॉइंट है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से अफेक्टेड जॉइंट है। जबकि देखो इसमें एक मेंटेन्ड गैप है, ये फीमर बोन है, ये टीबियल बोन है। दोनों के बीच में देखो एक मेंटेन्ड है गैप, जबकि इसमें और इसमें देखो आप बिल्कुल फ्लैट सरफेस हो गई है, आपस में गैप रिड्यूस हो गया है। तो ये एक आर्थराइटिस नी जॉइंट है। अब हम समझते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस किस की वजह से हो सकता है ये। तो इसमें जो सबसे पहला कारण है, एक तो ये 45 वर्ष से जो अधिक आयु वाले लोग होते हैं उनमें ये कॉमन पाया जाता है। 60-70 वालों के तो और भी अधिक पाया जाता है, लेकिन आजकल के दौर में मैं ये देख रहा हूँ कि 45 से कम उम्र वाले लोगों में भी ये पाया जा रहा है। हालांकि वो सीवियर नहीं होता, लेकिन फिर भी पाया जा रहा है ग्रेड फर्स्ट वगैरह में। एक ये जो मीनोप्यूजल वुमेन होती है, यानी कि जो रजोनिवृत्ति के बाद की जो महिलाएं होती हैं उनमें भी ये बहुत सामान्य होता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, मोटापा तो इसमें सोने में सुगंध वाली बात होती है। अब जैसे किसी की कोई पुरानी इंजरी है तो उसमें अगर उनके ओबेसिटी है तो वो जॉइंट पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है उसकी वजह से, ओबेसिटी की वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक ये हैबिट ऑफ स्क्वेटिंग एंड सिटिंग क्रॉस लेग्ड, यानी कि जो आलती पालती मारकर बैठते हैं, जिनकी आदत होती है आलती पालती मारकर बैठने की, उनमें भी उनको ये भी एक खतरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़, कुछ जैसे जंपिंग है, रनिंग है, जो जिन पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है जॉइंट पे, ये इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। जिनकी मसल वीकनेस वगैरह होती है, जिनकी मांसपेशी कमज़ोर होती है उनके भी, जिनके ऑस्टियोपोरोसिस होता है उनके भी ये खतरा होता है। अब जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, ये एक नी ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले की लेग है। अब जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, एक तो रेडनेस और स्वेलिंग उनके घुटनों पे रहती है और इस प्रकार से एक टेढ़ापन उनके जॉइंट पे आ जाता है। अब हम ये देखते हैं कि क्या किन किन जांच से हम पता कर सकते हैं कि हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे एफपीसी टेस्ट है, ईएसआर टेस्ट है, आरएफ टेस्ट है, आर्थ्रोसेंटेसिस है, और हम एक्सरे और एमआरआई की बदौलत भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है। अब हम उपचार देखते हैं कि क्या क्या उपचार कर सकते हैं जो हम सर्जरी से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जैसे बताया कि ओबेसिटी एक सोने में सुगंध का जैसा काम करती है, तो सबसे पहले हम एक वेट लॉस ही एक सबसे अच्छा कारण है उसका। दूसरा एक्सरसाइज प्रोग्राम है जो कि इम्प्रूव करता है कार्टिलेज न्यूट्रिशन को, मसल स्ट्रेंथिंग को, और प्रिवेंट करता है प्रोग्रेशन ऑफ ओए एंड डिफॉर्मिटी की वजह से। साथ में हम पर्सनल फिजियोथेरेपी वगैरह भी ले सकते हैं, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथिंग भी कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी है, लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग, बाइकिंग वगैरह है। और हम जो हाई स्ट्रेस एक्टिविटीज़ होती है जैसे जंपिंग, रनिंग, उनको अवॉइड करें।
इंसोल है और इनलोडर नी ब्रेसेस वगैरह, जो नी ब्रेसेस वगैरह हम पहनते हैं उनको पहनना चाहिए और इंसोल वगैरह पहनने चाहिए। अब ये इंसोल क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। इंसोल इस प्रकार का शूज होता है, अब नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज की तरह होता है लेकिन इस प्रकार की उसमें हील वगैरह लगी रहती है। अब ये किस तरीके से बचाता है, तो इसमें क्या है, जो जॉइंट्स होते हैं, मतलब जैसे इनको पहनने के बाद जॉइंट्स के ऊपर जो वजन होता है वो कम करने के लिए उन पे, इनको पहनने के बाद वो कम हो जाता है तो थोड़ा सा। और वैसे भी आजकल के जो आधुनिक स्पोर्ट्स शूज आ रहे हैं उनमें ये इंसोल का यूज वैसे ही होता है। और हम एक वैकल्पिक रूप से सोविथेन या विस्कोलेस्टिक से यूज्ड जो शूज़ होते हैं उनको भी पहन सकते हैं, जो हील होती है उनको भी पहन सकते हैं। इसका उपयोग क्या है, जैसे हम चलने के दौरान एक तो वजन को तो ये कम करता ही है हड्डी के ऊपर, लेकिन साथ साथ ये दर्द में भी रिलीफ प्रोवाइड करवाता है। थैंक यू। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना।